फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है और इससे हर साल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किस भाग में है। तो ये भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद क्या है। इसके अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जो अधिकार है वो अधिकार क्या होता है। देखिए, 3 तरह के आपके अधिकार होते हैं। आपके परंपरागत अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार होते हैं और संवैधानिक अधिकार होते हैं। ठीक, परंपरागत अधिकार क्या होते हैं? जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, वो कहीं लिखे नहीं है लेकिन एक इंसान की क्या माइंड में है। जैसे कि कुछ जनजातियां हैं, उनकी कुछ परंपराएं होती हैं, हमारे यहाँ भी कुछ परंपराएं हैं। और जैसे आप देखते हैं कहीं पर ऐसा होता है कि जो सबसे वरिष्ठ इंसान होगा वो अध्यक्ष बनेगा, या बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो क्या सदियों से चली आ रही हैं। तो वो हमारे अधिकार हैं। जैसे बड़ों को सम्मान पाने का अधिकार है, ये हमारी परंपरा है कि हम बड़ों को सम्मान देते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके परंपरागत अधिकार। ये कोई कानून नहीं है कि अगर आप बड़ों को सम्मान नहीं करेंगे तो जेल चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको ये एक परंपरा बना दी गई है कि बड़े हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए। तो ये आपके परंपरागत अधिकार हो गए। विधिक अधिकार क्या होते हैं आपके? जो सरकार ने क्या किया है, कानून बनाकर अधिकार प्रदान किए हैं। जैसे आपका आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको सूचना का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका विधिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? जो आपके संविधान में लिखे गए हैं वो आपके होते हैं संवैधानिक अधिकार। तो संविधान में ना 2 तरह के अधिकार हैं आपके। कौन कौन से? एक तो आपका संविधान में है मौलिक अधिकार और एक आपके हैं गैर मौलिक अधिकार। ठीक है, संवैधानिक जो अधिकार हैं वो 2 तरह के हैं। एक है आपके मौलिक अधिकार और एक गैर मौलिक अधिकार। देखिए, गैर मौलिक अधिकार में वे अधिकार आ जाएंगे जो मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, उसके अलावा जो आपके संविधान में कहीं पर भी अधिकार है जो आपके कानूनी अधिकार है। जैसे संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार है। ठीक है, कुछ नीति निषेध तत्वों में अधिकार है, जैसे काम पाने का अधिकार है, ये सब आपके क्या है, गैर मौलिक अधिकार है। ठीक है, और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार किसने कहा है? तो अरस्तू ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा है, तो अरस्तू ने मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा है। तो प्राकृतिक अधिकार जो है या मौलिक अधिकार हैं वो किस लिए आवश्यक हैं? व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। हमारे मौलिक अधिकार किस लिए आवश्यक हैं? हमारे किसी व्यक्ति के क्या विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, न्यायिक संरक्षण प्राप्त। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालय द्वारा क्या है, इसको संरक्षण प्राप्त है। और अगला फैक्ट है आपका कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है? देखिए, मैग्ना कार्टा जो है वो इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया था। यह एक क्या था, लिखित घोषणा पत्र था। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लैंड में एक क्या कहते हैं घोषणा हुई थी 15 जून 1215 में। उसमें कुछ नागरिक लोगों के क्या अधिकार के बारे में बात की गई थी कि नागरिकों को ये अधिकार होंगे, वो अधिकार होंगे। उसको ही मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या हो गया, भाग 3, क्योंकि भाग 3 में लोगों को, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं कि आपको ये अधिकार है, वो अधिकार है। तो ये सब किससे मेल खाता है? ये मैग्ना कार्टा से। इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा किसका, तो भाग 3 को। और क्या है इसमें, जो घोषणा पत्र हुआ था उनके, उसमें क्या लिखा था, लोगों की स्वतंत्रताओं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। जो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा जारी हुआ था उसमें लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का उल्लेख था। ऐसे ही भाग 3 में आपकी क्या, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे अधिकार है, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो ये हम समझ लेते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ है। वर्तमान में आपको पता है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 में, तब हमारे क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, जो 6ठा मौलिक अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार, इसको, ये अनुच्छेद था 31, इसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार ही
बचे हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में या प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। अगर क्वेश्चन होता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये कब हटाया गया, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से, और उसे रखा कहाँ गया है, भाग 12 में रखा गया है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत, ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में। ठीक, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर के कानूनी अधिकार हो गया है, और पहले भाग 3 अनुच्छेद 31 में था, अब वर्तमान में भाग 12 अनुच्छेद 300 का में है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है कि जैसे कि भारत में क्या है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो क्या कोई इंसान अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, तो नहीं। भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या कहते हैं, वो आपको तो लेने ही पड़ेंगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते हम अपने मौलिक अधिकारों को त्याग देते हैं। ठीक, लेकिन अमेरिका में ये प्रावधान है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, लेकिन भारत में आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितने लोग हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जो नहीं कर रहे हैं, आपके भी रिलेशन में या घर में कोई ऐसा होगा जो तैयारी नहीं कर रहा है, तो आप उससे पूछिएगा कि ये बताइए अच्छा मौलिक अधिकार कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं, तो वो नहीं जानता है। ठीक है, तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो नहीं जानती कि हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या। जब जानती ही नहीं तो वो त्यागेगी क्या। ऐसे तो फिर क्या होगा, अगर ये भारत में नियम हो जाए कि आप मौलिक अधिकार त्याग सकते हैं, तो ऐसे तो कोई भी फ्रॉड करके किसी से भी साइन वाइन करा के मौलिक अधिकार कहेगा इन्होंने अपने मौलिक अधिकार त्याग दिए हैं, और फिर उसके पास कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर जनता जागरूक नहीं है, इसलिए वर्तमान में ये नियम है भारत में कि कोई भी इंसान अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है, बल्कि अमेरिका में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, आपको 6 मौलिक अधिकार मैंने यहाँ पे अभी बताया है। ठीक है, समता का अधिकार देख लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार, पहला आपका समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक, फिर आपका शोषण के विरुद्ध, ठीक है, अधिकार, अनुच्छेद आपका 23-24। फिर चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक, छठा है, पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा जो आपका अब निरस्त हो गया है, सातवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं समता का अधिकार। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके सारे अनुच्छेद समझते हैं। तो आपका जो पहला मौलिक अधिकार क्या है, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो आपका अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि कानून की नज़र में सब एक हैं। कानून जो है किसी में भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक, जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा मिलेगी, वो चाहे किसी भी क्या कहते हैं स्त्री पुरुष हो या किसी भी जाति का हो, तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये आपका अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15। इसमें लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब मनाही है, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक, इससे संरक्षण कौन देता है, अनुच्छेद 15। एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15, देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें भी यही दिखाते हैं क्या, उसमें कास्ट बेस्ड क्या कहते हैं भेदभाव होता है, तो वो सब किस में प्रतिषेध किया गया, आर्टिकल 15 में, कि जाति वगैरह के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर कोई करता है, किसी भी इस तरह के भेदभाव करता है धर्म आधारित या जाति आधारित, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16। इसमें क्या लिखा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन जो आपकी जो सरकारी नौकरियां वगैरह लगती हैं, जॉब वगैरह लगती है, तो उसमें क्या करते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा। नौकरी में क्या, फॉर्म भरने का, इंटरव्यू देने का, जॉब पाने का, काम का अधिकार सबको है। ठीक है, सबको उसमें समानता है, भेदभाव नहीं है। लेकिन अब एक बात आ जाती है यहाँ आरक्षण की।
अब फिर अगर समानता है तो फिर आरक्षण क्या है, तो आरक्षण जो है वो सकारात्मक भेदभाव है। ठीक है, तो सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। इसके अलावा वो सभी को समान अवसर देगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक, इसी के अंतर्गत आपका आरक्षण भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, संविधान में आपका यही लैंग्वेज है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी टफ है, क्योंकि जो संविधान सभा में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वकील थे जिन्होंने संविधान लिखा है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, लॉयर थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज किया है जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत टफ है समझने में। जैसे यहाँ पर छुआछूत की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, अस्पृश्यता। इसका मतलब हुआ छुआछूत का अंत। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि छुआछूत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, या तो ये वर्ड दे देंगे, याद रखिएगा ये वर्ड, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में है। और उसका आचरण निषिद्ध। देखिए आचरण निषिद्ध मतलब आप मुंह से नहीं कह रहे छुआछूत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप कोई ऐसा आ गया, आपको लगा कि हाँ इसका छुआ आप नहीं खा रहे हैं, या आपने पूजा की तो उससे दूर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आचरण भी निषिद्ध है। आप मुंह से भले किसी को ना कहें, लेकिन आप ऐसा एक्ट भी मत करिए जिससे भेदभाव की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर निषिद्ध है, आर्टिकल 17 में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 18, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। आर्टिकल 18 में क्या किया है, सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे हिस्ट्री में भी उठाते होंगे तो बहुत बड़ी बड़ी महाराजा अधिराज टाइप की और बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां हैं। तो आज भी जो बाद में देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो राजा महाराजा बचे हुए थे उनकी उपाधियां, या कोई भी आप किसी खानदान से रिलेशन रखते कि बहुत बड़ा खानदान पहले हुआ करता था तो उसकी कोई उपाधि आपने रख ली, तो जो जितनी भी उपाधियाँ हैं ना बड़ी बड़ी, वो उपाधियाँ आप नहीं अब लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय, ठीक है, सभी उपाधियों पर रोक। सभी उपाधियों पर रोक है, लेकिन सेना और विद्या संबंधी, सेना और विद्या संबंधी क्या हो गई, जैसे सेना में उपाधियाँ होती हैं, मेजर होते हैं, आपके कैप्टन होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, तो ये सब आप लगा सकते हैं क्योंकि ये सेना की हैं। और विद्या, विद्या मतलब प्रोफेसर। ठीक है, आप प्रोफेसर लगा सकते हैं, जो पीएचडी कर लेता है वो डॉक्टर लगाता है अपने नाम के आगे। तो ये सब विद्या यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित उपाधियाँ हैं। ठीक है, तो आप सेना और विद्या संबंधित उपाधियाँ लगा सकते हैं, इनके अलावा आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि सैफ अली खान को छोटे नवाब कहते हैं कि हाँ नवाबों के खानदान के, तो वो नहीं लगा सकते कि नवाब सैफ अली खान, उनका खानदान रहा होगा लेकिन वो उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं नवाब की। ठीक है, तो ये सब इस पर आर्टिकल 18 में आपको रोक लगाया गया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आप समता का अधिकार समझ गए क्या, 14 से 18 तक था। अब स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22 तक क्या है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद है, 19। ये थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है, इसको समझेंगे हम एक स्टोरी की तरह। पहले मतलब समझ लेंगे कि इस आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है। तो 6 अधिकारों की सुरक्षा है। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा है। पहले हम 6 अधिकार जानेंगे, उसके बाद एक कहानी की तरह एक स्टोरी बताऊंगी मैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि हैं क्या ये 6 अधिकार। तो पहला अधिकार आपका है 1A या 1 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन की। आप गुस्सा है तो गुस्से वाला फेस बना सकते हैं, खुश हैं तो आप स्माइली फेस बना सकते हैं। तो ये सब आपको स्वतंत्रता है इस चीज़ की। आप ये नहीं कह सकते हैं, अभी जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि उत्तरी कोरिया आपका जो है वहाँ पर किसी बड़े नेता की डेथ हो गई थी, तो पूरे देश में कुछ हंसने पर रोक लगा दी गई थी कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा वहाँ पर, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये इंडिया में क्या है कि आपको एक्सप्रेस करने की और बोलने की क्या है, आज़ादी है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, याद रखिएगा 19(1) के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 क्या है, 1B या 19(1) इसमें क्या दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से शस्त्र रहित
सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी क्या करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर क्या कर सकते हैं, सभा और सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन शस्त्र रहित हो। मतलब आप कोई बंदूक तलवार लेकर नहीं सभा कर सकते हैं, वो क्या हो, शस्त्र रहित हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, कि दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। आप कहीं जाके सड़क पे ना लगा ले अपनी सभा, कहीं इतनी तेज़ माइक की आवाज़ ना हो कि अन्य इधर उधर जो विद्यालय वगैरह में क्या हो, डिस्टर्बेंस हो। ऐसा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और क्या हो, शस्त्र रहित हो। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 19(1)(c) यानी कि 19(1) गा। इसका मतलब क्या हुआ, संघ व संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। क्या है, 19(1) गा में आपको कोई भी संघ बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। कुछ लोग मिलकर के क्या करते हैं, अपनी सहकारी समिति भी बना सकते हैं। सहकारी समिति का मतलब तो बता ही चुके हैं आपको, आर्थिक उद्देश्य के लिए कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, एक समिति बना लेते हैं और कोई भी संघ बना लेते हैं। एक जैसे लोग क्या करते हैं, अपना एक संघ बना लेते हैं, जैसे मजदूर संघ वगैरह आपका है तो अपना संगठन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में है, आर्टिकल 19(1) गा में। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 19(1) घा। इसमें क्या लिखा है कि भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, यूपी से एमपी, आप किसी भी नॉर्थ साउथ कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है। जैसे हम अन्य देश में जाते हैं तो हमें क्या परमिशन लेनी पड़ती है, वीज़ा बनवाना पड़ता है, बट भारत में आने जाने के लिए कहीं पर भी क्या है, कोई रोक टोक नहीं है। आप भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है, 19(1) घा में लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल क्या, 19(1) अंगा। ठीक है, इसमें क्या है, देश के किसी भी हिस्से में रहने व आवासित होने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ घर बना करके रह सकते हैं। ठीक है, पहले आपको पता है जब तक 370 नहीं हटा था तब तक जम्मू कश्मीर में आप जा करके क्या कहते हैं कि आप वहाँ ज़मीन खरीद के घर बनाकर नहीं रह सकते थे, लेकिन अब 370 हट गया है तो वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप वहाँ जा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19(1) चा। देखिए इसमें क्या था, इसमें आपसे आपके संपत्ति के से संबंधित अधिकार था। जैसे आप भारत में कहीं भी जाकर संपत्ति खरीद सकते हैं, ये पहले आपका मौलिक अधिकार था। आप आज भी खरीद सकते हैं लेकिन वो कानूनी अधिकार होगा आपका। तो पहले ये मौलिक अधिकार में लिखा था संपत्ति से संबंधित, तो उसको निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया संविधान से। किस संविधान संशोधन द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया है, जो 1(चा) में क्या था, संपत्ति का खरीदने का अधिकार, वो कहाँ पे हटा दिया गया। अब वो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल क्या है, 19(1) छा। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार के जीविकोपार्जन व व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। भारत में कोई भी क्या कर सकता है, अपना जीवन को चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, कोई डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मजदूरी कर सकता है। ठीक है, तो हर तरह के व्यवसाय अपनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। कोई ये नहीं कि आप इस कास्ट के तो आपको यही क्या कहते हैं व्यवसाय करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, जो भी जिसके भी वो योग्य है। ठीक है, देखिए आपने ये समझ लिया आर्टिकल 19 के आपके बहुत सारे पार्ट थे। तो क्या होता है कि थोड़ा माइंड से स्किप हो जाता है, तो हम इसको याद कैसे रखें, तो एक स्टोरी की तरह समझते हैं इस चीज़ को स्टार्टिंग से। देखिए आर्टिकल 19 आपका, हाँ यहाँ से था। ठीक है, इसमें था आपका क्या, एक काम है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कुछ बेरोजगार युवा हैं, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जॉब नहीं दे रही है सरकार। ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत में जो क्या है, बेरोजगार है, सरकार जॉब नहीं दे रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, वाक मतलब बोल सकते हैं, मांग कर सकते हैं सरकार से कि हमें जॉब दीजिए, जॉब दीजिए। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ आंदोलन भी बीच बीच में छात्र लोग करते रहते हैं। तो हमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है कि हमें जॉब दीजिए, और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, गुस्सा करने की भी स्वतंत्रता है कि हम गुस्से में गुस्सा करते हैं कि हाँ हमें जॉब नहीं मिल रही है, ये है वो है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे कि कई आंदोलन वगैरह होते हैं उसमें बस जला देते हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं कि हमें जॉब दीजिए, गुस्सा कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ पे है, आर्टिकल 19(1)(a) में या 19(1) का में है। तो एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप बोल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं कि हमें जॉब दीजिए।
ठीक है। फिर क्या हुआ, नहीं, फिर भी सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, जॉब नहीं मिली आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से शस्त्र रहित सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। आप फिर नहीं सरकार सुन रही थी तो आपने क्या किया, आप गए विधानसभा के बाहर बैठ करके आपने क्या किया, शांतिपूर्ण तरीके से एक चादर बिछाया और बैठ गए उस पर, ठीक है। और मतलब कुछ भी आपके पास बंदूक बंदूक नहीं होनी चाहिए, और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आप बैठ करके धरना प्रदर्शन करने लगे, और जो भी कुछ थोड़े 2-4 लोग थे जिनको और जॉब चाहिए थी वो भी जाके बैठ गए वहाँ पे, क्या कर लिया उन्होंने, सभा और सम्मेलन करना शुरू कर दिया वहीं पे कि हम कैसे जॉब ले, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, संघ व संगठन, फिर भी आपकी मांग नहीं सुनी नहीं जा रही थी, फिर आप लोग कर रहे थे सभा सम्मेलन, कोई नहीं सुन रहा था, तो आपने क्या किया, क्या सोचा कि अभी ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं, इंडिया के जितने बेरोजगार युवा हैं उनको मिलकर एक संघ बना लेना चाहिए, जैसे अखिल भारतीय बेरोजगार युवा संघ, इस टाइप का कोई आपने एक संगठन बना लिया, ठीक है। और कहा अब हमारी बात सुनी जाएगी, एकता में शक्ति है, इसलिए तो आपने एक संघ बना लिया। फिर आप लोग क्या किए, फिर आपको यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या, आपने कहा अपनी लोकसभा के बाहर जा कर के अपनी बात रखेंगे, ठीक है। आपने संगठन बनाया और फिर आप कहाँ चले गए, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आप यहाँ से लखनऊ से दिल्ली चले गए, कहाँ चले गए, दिल्ली, आप यानी भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप लोकसभा के बाहर जा कर के आपने अपनी मांग स्टार्ट कर दी, ठीक। फिर आपने क्या किया, फिर आप वहाँ पे काफ़ी दिनों से क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, तो आपको लगा कि अब लग रहा है एक दिन में तो बात सुनी नहीं जाएगी, थोड़ा लंबा समय लगेगा, तो आपने वहाँ क्या किया, वहीं पर एक कोई धर्मशाला वगैरह कहीं व्यवस्था कर ली, और वहाँ रात में आप रहते हैं, दिन में जाके प्रदर्शन करते हैं, ठीक। तो देश के किसी भी हिस्से में आवासित होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप कहीं पर वहाँ पर कुछ लोगों को तो दिल्ली अच्छा लगा तो उन्होंने मकान ही वहाँ पर बनवा के रहने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आवासित होने की स्वतंत्रता है। फिर क्या है, 19 आपको बताया था निरस्त कर दिया गया है, तो 19 आ गया किसी भी प्रकार के जीविकोपार्जन व व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। अब वहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास जो भी पैसे वैसे थे वो सब खत्म हो गए कुछ ही दिनों में, तो आपने सोचा लाओ यहाँ पे जब तक हैं तब तो कोई जॉब अब भी पकड़ लेते हैं साइड में, पार्ट टाइम जॉब वगैरह, दिन में धरना प्रदर्शन करिए, रात में नाइट ड्यूटी कर लीजिए, तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं कहीं भी जाकर देश में, ठीक है। तो ये क्या है आपका आर्टिकल 19, ठीक। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20, इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोष सिद्धि के संबंध में का क्या संरक्षण दिया गया है, जैसे आप किसी ने कोई अपराध किया और उसकी दोष सिद्ध भी हो गया कि हाँ इसी ने ये अपराध किया है, ठीक है, किसी ने चोरी की और सिद्ध भी हो गया कि इसने चोरी की, फिर भी उसको कुछ संरक्षण दिए गए हैं संविधान में। क्या क्या संरक्षण है, 3 तरह के संरक्षण है कि अतीत विधि से संरक्षण, जैसे कि किसी ने चोरी की, उसको 2 साल की सजा हुई, वो 2 साल सजा काट के आ गया है, और फिर उसको गिरफ्तार करके फिर से चोरी के इल्जाम में जेल में नहीं डाला जा सकता, यानी अतीत विधि। अतीत विधि मतलब कोई पुरानी विधि थी, देखिए पुरानी विधि का मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले चोरी उसने जब की थी तब उसमें सजा का प्रावधान था 3 साल, ठीक है, 3 साल था, लेकिन चोर बहुत समय तक पुलिस ढूंढती थी, वो 4 साल बाद चोर पकड़ में आया, ठीक है। फिर उस समय जो 3 साल थी और वर्तमान में क्या हो गई है, चोरी की सजा 5 साल हो गई है, ठीक है, मान लीजिए। तो अब उस चोर को सरकार जो है वो जब चोरी की थी उस समय कानून जो था 3 साल का, उसी के अनुसार सजा दे सकती है, ना कि जो अब हो गया है उसके अनुसार। अतीत विधि मतलब पुरानी विधि या नियम से संरक्षण, इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि जब क्राइम हुआ है उसी के समय अनुसार जो कानून था उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। ये आपका दिया है किसमें, 20 का ये पहला पार्ट है कि अतीत विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। ये जो मैंने अभी आपको बताया था, किसी ने चोरी की, अगर 2 साल की सजा उसको मिली और सजा वो उसने काट लिया है, उसके बाद फिर उसे चोरी के इल्जाम में नहीं, जब तक वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, उसी एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलती है, बार बार उसी क्राइम के लिए सजा नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक। अतीत विधि से समझ गए, जिस समय क्राइम हुआ था उसी समय के कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। दोहरे दंड से मतलब एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। तीसरा है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब यह है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं,
ठीक है। ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कभी कभी होता है पुलिस कस्टडी में पुलिस ज़बरदस्ती उससे कबूल करवा लेती है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, तो वो मार के डर से बचने के लिए क्या करता है, कहता है हाँ हाँ हमने ही क्राइम किया है। लेकिन इसको खुद के खिलाफ गवाही देने से क्या है, संरक्षण प्राप्त है कि अगर आपने खुद के खिलाफ गवाही दी है तो वो मानी नहीं जाएगी। ठीक है, जब तक आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण यानी जीवन का अधिकार। ठीक। तो इसके ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जीवन के अधिकार में, जो आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। ठीक। एक तो हो गया आपका निजता का अधिकार। ये कब ऐड किया गया है? 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा। ठीक। तो कब ऐड किया गया? 24 अगस्त 2017 को आपके जीवन के अधिकार में ऐड हो गया है निजता का अधिकार। इसके अलावा कौन कौन से अधिकार हैं? आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब क्या हो गए हैं आपके? जीवन का अधिकार। प्रतिष्ठा का अधिकार। ठीक। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे सोने का अधिकार दिया गया है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है सोने का अधिकार। देखिए ऐसा हुआ था कि जिस समय अन्ना हजारे आपने सुना होगा आंदोलन वगैरह कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था, क्या किया था कि पुलिस ने रात में रेड मार दी थी और सबको गिरफ्तार करने लगी थी। तो उस समय सब उठ उठ के भागने लगे थे और उस समय ही न्यूज़ में सुबह निकला था कि बाबा रामदेव जो सूट पहन करके भागे। तो वहाँ पे क्या फिर कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि व्यक्ति को सोने का भी अधिकार है। आप इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि आप रात में, उन्होंने कोई रीज़न नहीं था लेकिन उन्होंने रात में रेड मार के सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। तो एक ये दिया गया है कि एक सोने का अधिकार भी आपका क्या है? जीवन का अधिकार है। ठीक है। जैसे पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, ये नहीं कि वो 3 दिन तक दिन रात उसको जगाए रखे अपराधी को, ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसको भी सोने का अधिकार है। एक जो मिनिमम स्लीप लेनी चाहिए तो वो तो आपका क्या है? जीवन का अधिकार है। ठीक। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 21 का, इसमें क्या है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। देखिए का लिखा है, मैंने आपको पता है जब ABCD क ख ग करके हो तो मतलब वो बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें है क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये पहले नहीं था आपके मौलिक अधिकारों में, इसको बाद में 2002 में जोड़ा गया है। ये पहले कहाँ था? 6 से 14 वर्ष तक है। पहले आपका क्या था? नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 मैंने आपको बताया था, पहले वहाँ ये बात लिखी गई थी। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया? इसको अनुच्छेद 21A के तहत क्या कर दिया? इसको आपका मौलिक अधिकार बना दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक। इसका ये आप संशोधन याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22। इसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ कंडीशन में क्या है? आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो 2-3 राइट आपके पास हैं। जैसे आप कारण पूछने का अधिकार, आप घर में आराम से खा रहे हैं और पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने लगे, आप समझ नहीं पाए हुआ क्या, तो आपको कारण पूछने का अधिकार है पुलिस से कि आप हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा क्या अधिकार है आपको कि मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। मान लीजिए किसी ने आप पे आरोप लगा दिया, आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो आप अपने वकील से क्या सलाह ले सकते हैं कि हमारे साथ ये कंडीशन है, हम अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको अपने वकील से क्या सलाह लेने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है आपका कि हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो एक ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होगा पुलिस को। ठीक है। तो यात्रा का समय शामिल नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को दोपहर 2 बजे गिरफ्तार किया गया, ठीक है, लेकिन वहाँ उस एरिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं थे या छुट्टी पे थे, तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की व्यवस्था की गई। अब जाने में यात्रा में ही आपका क्या कहते हैं 8 घंटे लग गया। ठीक है। तो वो 8 घंटे काउंट नहीं होगा। वैसे क्या आज दोपहर में 2 बजे गिरफ्तार किया तो अगले दिन 2 बजे प्रस्तुत करना था, लेकिन यात्रा में ही 8 घंटे लग गए, तो 2, 8, 10 यानी 10 बजे के पहले पहले प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये चीज़। तो आज आपके ये मैंने 2 आर्टिकल आपको समझा दिए, 2 अधिकार आपके, समानता का अधिकार और
स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं बाकी के पार्ट इसके अगले वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, ताकि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन आपको याद होता जाए। एक साथ पढ़ाने से सब हौच पौच हो जाता है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के भाग के साथ। थैंक यू।